कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम लोग पढ़े थे थर्मल फिजिक्स और लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था आइडियल गैस इक्वेशन, है ना? जी जी सबको वालेकुम अस्सलाम। आ जाए जल्दी से। जी अच्छा बेटा, हम लोगों ने पढ़ा आइडियल गैस, आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स पढ़े। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस ऐसी इमेजिनरी गैस होती है दैट ओबेज ऑल द गैस लॉज एट ऑल द टेम्परेचर्स, दैट ओबेज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट ऑल द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम्स। पता है ना आपको? अच्छा बेटा, देन नेक्स्ट फिर हमने आखिर में ये डिराइव किया था, नहीं आइडियल गैस के पोस्टुलेट पढ़े ना, कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इलास्टिक रिजिड स्फीयर्स होते हैं। गैस के वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और इनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई नहीं होती, और क्या होते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं, आपस में टकरे मारते हैं, और वॉल्स ऑफ कंटेनर को टकरे मारते हैं, और टकरे इलास्टिकली मारते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, और टकरे मारने से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, अब आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस पता है आपको किसके इक्वल होती है? इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक, सिग्मा का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। अच्छा, सिंस देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सिंस इन आइडियल गैस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जीरो, तो फिर क्या हो जाएगी? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस किसके इक्वल होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। तो अगर आपने आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी निकाल दी है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वही इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, फोर्सेस ही कोई नहीं होती। आइडियल गैस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जल्दी से कॉपी कर लें। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सिंपल, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जल्दी। अच्छा बेटा, एक और चीज, नेक्स्ट हमने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी जी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पढ़ा था ना? पढ़ा था। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है? मोलर गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिख लूं? एन ओवर एन ए लिख सकता हूं ना? ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये क्या है? एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एन ए आर टी। ये है डेरिवेशन सिलेबस में।
अब ये मोलर गैस कांस्टेंट है और एवोगाड्रो कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट्स की जगह पे हम एक ही कांस्टेंट लिख लेते हैं। हम कहते हैं लेट, ये भी कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है ना, लेट R over Na is equal to K. What is K? K is Boltzmann constant. B-O-L-T-Z-M-A-N constant. Boltzmann constant. इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं K की वैल्यू। R की वैल्यू होती है ना 8.31 और एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना होता है 6.02 इंटू 10 पावर माइनस 23। सॉल्व करेंगे आता जाएगा 1.38 इंटू 10 पावर, ये माइनस ही प्लस होता है सॉरी, 10 के पावर 6.02 इंटू 10 पावर प्लस 23, ऊपर जाके माइनस 23 हो जाएगा। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, बजाय यूं लिखने के मैं लिख सकता हूं पीवी और आर ओवर एन की जगह क्या लिख लेता हूं के एन के टी। हम बहुत यूज करेंगे, ये तो यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे बहुत ज्यादा। एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी इज इक्वल टू एनकेटी हम यूज करेंगे। क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन लिखिए। A gas is kept in a container at temperature 40 degrees Celsius. At what temperature? At what temperature its volume will be doubled at 1.5 atm. हाँ जी, जी बेटा। At what temperature its volume will be doubled at 1.5 atm? जी जनाब, अगर तुम्हें प्रेशर चेंज ना करते हैं, प्रेशर भी चेंज कर रहा हूं ना, ये 1 atm है, ये 1.5 atm है। अगर मैं प्रेशर चेंज ना करता तो आप कहते अच्छा यार पहले उनका वॉल्यूम 40 डिग्री पे जो वॉल्यूम है, कितने टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो आप ये नहीं कहेंगे 80 डिग्री पे, क्यों? वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर टेम्परेचर केल्विन में चेंज करके डबल करेंगे। अभी तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, अभी तो ये लगेगा नहीं। तो जब भी आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना है, या P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 आइडियल गैस यूज करनी है, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स। तो डेटा लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज P1, राइट डाउन द डेटा। P1 कितने हैं 1 atm, P2 कितने हैं 1.5 atm, V1 कितने हैं V ले लें, V2 कितने हैं 2V, T1 कितने हैं 40 डिग्री सेल्सियस, T2 कितने हैं अननोन। केल्विन में चेंज करें 40 प्लस 273 313 केल्विन। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला? P1 V1 ओवर T1 ये कौन कर रहा है टक टक? उसको मना करो यार, हमारे घर में कर रहा है तो मना करो।
हाँ जी, P1 V1 और T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2. व्हाट इज P1 1, व्हाट इज V1 V, व्हाट इज T1 313, व्हाट इज P2 1.5, व्हाट इज V2 2V, और T2 अपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. वैल्यूज डाल दें बेटा, ये कैंसिल हो गया VV से, T2 उधर आ जाएगा. T2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इंटू 313. सॉल्व करेंगे तो जब भी आंसर आएगा 9 3 27 11 इतने केल्विन. ओके जी, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है. तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P1 V1 और T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2, और टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. एग्जाम क्वेश्चंस देखते हैं जरा. हाँ जी, ये देखिए जरा एग्जाम क्वेश्चन. द एयर इन अ कार टायर हैज अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस मच. वॉल्यूम गिवन है आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम है. द प्रेशर इज दिस मच एट टेम्परेचर दिस मच. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय आइडियल गैस. आइडियल गैस क्या होती है? इट इज एन इमेजिनरी गैस दैट ओबेज PV इज इक्वल टू nRT एट ऑल प्रेशर वॉल्यूम्स, प्रेशर टेम्परेचर्स एंड वॉल्यूम्स. आराम से बता देंगे. बी पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर इन मोल्स. N निकालना है तो P गिवन है आपको. व्हाट इज P? 2.9 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स. व्हाट इज V? 3.1 इंटू 10 पावर -2 मीटर क्यूब. व्हाट इज टेम्परेचर? 17 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में चेंज करें, 273 ऐड कर दें. 17 प्लस 273 290 केल्विन. और R 8.31. फॉर्मूला क्या है? PV इज इक्वल टू nRT. तो n आ जाएगा PV ओवर RT. n नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटा. निकाल लें जरा इसके मोल्स. आंसर कमेंट करो. हाँ जी, PV और RT. वन 1.20. नहीं, 3.93. 3.93. ठीक है, ठीक है, ठीक. हाँ जी, हमारा आंसर आ रहा है 3.93. नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3.93 MOL मोल. आगे कहता है द प्रेशर इन द टायर इज टू बी इंक्रीज्ड यूजिंग अ पंप. On one stroke of pump, 0.012 moles of air is forced into the tire. Calculate the number of stroke required to increase the pressure to this much at a temperature this much. 3.73 R or 3.73. 3.73, sorry. ये 3.73, you are right. हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 3.73. अब अगर कितने स्ट्रोक लगाएं कि उसका इतना प्रेशर हो जाए. अभी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3.73 मोल्स हैं. अच्छा, हमने प्रेशर कितना करना है? फाइनल प्रेशर. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रोक रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द प्रेशर 3.4 इंटू 10 पावर 5. टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं. पहले कितना प्रेशर था? 2.9 इंटू 10 पावर 5. अच्छा, अब न्यू नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. न्यू नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? PV ओवर RT. कितना प्रेशर चाहिए आपको? न्यू नंबर ऑफ मोल्स
3.4 इंटू 10 पावर 5, इतना प्रेशर करने के लिए कितने मोल्स चाहिए होंगे? वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम उतना ही है, 3.1 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय आर कितना है? 8.31, और टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 27 में ऐड कर दें 273, 300 बन जाएगा। सॉल्व करते हैं तो न्यू नंबर ऑफ मोल्स, पहले ये मोल्स थे, MOL होता है। अब न्यू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। (3.61) न्यू नंबर ऑफ मोल्स, ज्यादा आने चाहिए, पहले कितने आए थे? 3.7 थे। 1 मिनट, 4.23। अब मोल चाहिए 4.23। बेटा नए प्रेशर के लिए मोल्स चाहिए 4.23 मोल्स चाहिए। इतना प्रेशर करने के लिए इतने चाहिए। अच्छा, अब कितने इंक्रीज करने पड़ेंगे मोल? इनको माइनस कर दें, चेंज इन मोल्स कितने करने? 4.23 मोल्स होंगे तो इतना प्रेशर होगा। 4.23 में से 3.73 माइनस कर दें, 4.23 माइनस 3.73, हाँ जी 0.5 मोल आपने इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इतना बढ़ेगा। 0.5 मोल इंक्रीज करेंगे। अब एक पंप में, एक स्ट्रोक में कितने मोल्स एंटर होते हैं? इतने, भाई इतने मोल्स एंटर होते हैं एक स्ट्रोक में, तो इतने मोल्स कितने स्ट्रोक में एंटर होंगे? x सॉल्व करें, बेसिकली डिवाइड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 0.012, 0.5 डिवाइड बाय 0.012, ऑलमोस्ट 42 स्ट्रोक्स, 42 स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। एक स्ट्रोक में कितना, इतने मोल्स एंटर होते हैं। हमें फाइनल इतने मोल्स चाहिए, कितने इंक्रीज करने हैं? पहले इतने थे, इतने करने हैं, इनको माइनस कर लें और उसको डिवाइड कर लें 0.012 पे, तो आंसर कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 42 स्ट्रोक्स। जी बेटा 42 स्ट्रोक्स मस्ट बी राउंड ऑफ। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं May 09। जी May 09 देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन। ओके, सोर्सेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड टू कंटेन ट्रेसेस ऑफ हीलियम गैस। Okay, sources of alpha particles are frequently found to contain traces of helium gas. A radioactive source emits alpha particle at a constant rate of 3.5 into 10 power 6 per second. ये पावर है, अच्छा 106 नहीं है, 10 power 6 per second. The alpha particles are collected for the period of 40 days. Each alpha particle becomes one helium atom. By reference to the half-life of source, suggest why it might be assumed that rate of emission is constant. रेट ऑफ एमिशन कांस्टेंट कब होता है? जब हाफ लाइफ बहुत लॉन्गर होती है। तो आप बोलेंगे हाफ लाइफ विल बी वेरी लॉन्ग, हाफ लाइफ लॉन्गर होगी इसलिए रेट ऑफ एमिशन कांस्टेंट होगा। इस पे इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। बी पार्ट, द हीलियम गैस में बी अज्यूम टू बी आइडियल गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज कलेक्टेड फॉर एट दिस मच प्रेशर एट दिस मच टेम्परेचर। अपने वॉल्यूम निकालना है। ओके, हमें क्या पता है? टेम्परेचर पता है 17 डिग्री सेल्सियस 290 केल्विन, और क्या पता है? प्रेशर पता है 1.5 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स। अच्छा, क्या निकालना है? PV इज इक्वल टू NRT होता है, नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही नहीं है, या PV इज इक्वल टू NKT भी तो होता है ना, NKT ये लग जाएगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो N लग जाएगा। तो मुझे पता है एक सेकेंड में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3.5 इंटू 10 पावर 6। एक सेकेंड टाइम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3.5 इंटू 10 पावर 6।
आपने कितने टाइम में कलेक्ट किए 40 डेज। 40 डेज का मतलब क्या हुआ 40 डेज, एक घंटे में 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60, इतने सेकेंड में कितने पार्टिकल कलेक्ट होंगे n, एक सेकेंड में इतने होते हैं तो इतने टाइम में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, n कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। फिर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, PV इज इक्वल टू एन के टी, PV इज इक्वल टू एन के टी, वॉल्यूम निकालना है ना, तो एन के टी ओवर पी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जी बेटा, एन की वैल्यू चेक कर रहा हूं मार्किंग स्कीम में। वन 1.21 इंटू 10 पावर 13, हाँ जी 1.21 इंटू 10 पावर 13, और के की वैल्यू कितनी होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 पावर -23, और टेम्परेचर कितना है बेटा 290 मेरे ख्याल से 17 डिग्री सेल्सियस है ना, हाँ जी, डिवाइड बाय प्रेशर कितना है, प्रेशर 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 1.5 इंटू 10 पावर 5, सॉल्व करेंगे तो बड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, क्या करेंगे 3.2 इंटू 10 पावर -13 पास्कल आ जाएगा। ओके बेटा, सो इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे, आगे पढ़ने, मेरे ख्याल तो आगे पढ़ लेते हैं। ओके बेटा, और क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लें। हाँ जी, हेडिंग लिखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। ये कंटेनर बना रहा हूं, इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, ये लेफ्ट पे आ रहा है, टॉप पे जा रहा है, यूं करके रैंडमली मूव कर रहे हैं बेटा मॉलिक्यूल्स। कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V। तो लिखिए, let us consider there are n molecules in a container of volume V these molecules are moving randomly. These molecules are moving randomly. अच्छा बेटा, मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन में है तो अगर मैं इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो जीरो आएगी, यू नो। एवरेज वेलोसिटी कैसे देते हैं, एवरेज वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn। v1 क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, v2 क्या है, सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, v3 क्या है, थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ओवर n। तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। क्यों भाई, जीरो क्यों आएगी, मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे हैं, एवरेज जीरो क्यों आएगी, कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर आ रहे हैं, जितने ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे आ रहे हैं, जितने सामने जा रहे हैं उतने पीछे आ रहे हैं।
तो जब उनकी तुम सम लोगे ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव होगा, ऊपर को पॉजिटिव है तो नीचे को नेगेटिव होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज आ जाएगी 0। तो फिर हम क्या लेते हैं, इनकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हम क्या लेते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी नहीं लेते, मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। वो क्या होती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होती है, मीन का सिंबल है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर ओवर n। इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो बन जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट, तो बन जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, स्क्वायर मीन के ये इसको बोलते हैं VRMS। ये किसके इक्वल होगी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का स्क्वायर रूट। प्लीज कॉपी करें जल्दी से जरा। हाँ जी, मैंने 3 एक्सप्रेशन बताया आपको। पहला एक्सप्रेशन क्या बताया बेटा, पहला एक्सप्रेशन बताया कि इसकी मीन वेलोसिटी जो होती है 0 होती है, जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे आ रहे हैं कैंसिल आउट हो गए, जितने राइट पे जा रहे हैं उतने लेफ्ट पे आगे कैंसिल आउट हो गए। तो हमने 3 एक्सप्रेशन लिखे, मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन लिखिए। कॉपी कर लिया। अच्छा बेटा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाऊं, इसकी वेलोसिटी 3 डायमेंशन में है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट बना रहा हूं। एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर बना रहा हूं, इससे मॉलिक्यूल यूं जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है c, एक्स वाई जेड एक्सिस ये है, ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, तीसरा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो उसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा वी वाई, वाई एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट बनेगा वी एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट बनेगा वी जेड, जेड एक्सिस के अलोंग। थोड़ा सा यूं होना चाहिए था, यूं। थोड़ा यूं है, ये वी जेड, जेड एक्सिस के अलोंग। तो हम कह सकते हैं सी वेक्टर किसके इक्वल है, वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर प्लस वी जेड वेक्टर। बेटा मैंने इसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट बना लिए, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। आपने 2 डायमेंशन कंपोनेंट पढ़े हुए ना, ये 3 डायमेंशन में कंपोनेंट ऐसे होते हैं। अच्छा 2 डायमेंशन में हम ऐसे बनाते थे ना कंपोनेंट, ये वेलोसिटी है तो मैं कहता था एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, आपको याद होगा शायद, ये होता था वी एक्स और ये हो जाता था वी वाई। और इसकी वैल्यू कैसे आती थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इन 2 डायमेंशन। इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम इन 3 डायमेंशन पता क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। अगर इसको एवरेज की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा मीन वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। इसको मीन की फॉर्म में लिखें। अच्छा हमें पता है हर दीवार पे इक्वल प्रेशर होता है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट की जो वैल्यूज है एवरेज, वही वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट की वैल्यू, वही जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट की वैल्यू है। तो ये तीनों इक्वल हैं। हम इसको लिख सकते हैं वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग, क्यों, हर दीवार पे इक्वल प्रेशर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, सी क्या है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है ये, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वी एक्स क्या, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। तो ये बन जाएगा, अगर ये वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों वी एक्स के इक्वल हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3
वी एक्स का स्क्वायर, ये क्या कर रहा हूं अभी समझ आ जाएगा, एक बार कॉपी कर लें जरा। तो वी एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ मीन स्क्वायर रिजल्टेंट का। यहां तक कॉपी करें फिर बात करते हैं, जल्दी से कॉपी करें बेटा। मैं एवरेज स्पीड नहीं ले सकता मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है ना उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या लेते हैं, मीन स्क्वायर लेते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटीज के स्क्वायर्स, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर ले लिए जाए, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगी। तो हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं, और अगर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि अब यहां पे टर्म यूज होगी। अच्छा, अब ये जो गैस है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना, तो इस गैस का जो प्रेशर होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस डिपेंड्स ऑन, हाँ जी, इस गैस का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा डेंसिटी के ऊपर। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। और किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मीन एक कंपोनेंट के अलोंग, इस पे डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू रो इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अब ये किसके इक्वल होती है, 1/3 c²। तो प्रेशर किसके इक्वल हो गया, इसकी जगह पे आ गया 1/3 मीन रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो देखिए 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कॉपी करें इसको। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितनी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा, जितनी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा, और जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। स्पीड का डबल इफेक्ट है, स्पीड ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगी। इसलिए प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए है, स्पीड के वजह से दो इफेक्ट्स होते हैं। स्पीड बढ़ती है तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं, स्पीड बढ़ती है तो फोर्स ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाती है। और ये Vx क्या है, एक डायमेंशन के लॉन्ग स्पीड। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1/3 रो होता है डेंसिटी, और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अगर आपको 3 डायमेंशन की बात करनी है तो 1 डायमेंशन की जो मीन स्क्वायर होती है 1/3 होती है रिजल्टेंट का। देखो ये 1/3 होती है, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर। तुम्हारा ये फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं चाहिए बेटा, आपको याद करना है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड। तो प्रेशर ऑफ द गैस किसके इक्वल होता है, 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड। इसको याद कर ले, कॉपी करें फिर बात करते हैं जल्दी से, प्लीज कॉपी इट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, दो चीजों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे और मीन स्क्वायर स्पीड पे। मीन स्क्वायर स्पीड इन वन डायमेंशन। यहां पे स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ाने से दो चीजें होती हैं, एक तो नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा हो जाते हैं, एक फोर्स ऑफ कोलिजन भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वी स्क्वायर आया हुआ है। इन दोनों को कंबाइन किया तो ये फॉर्मूला बन गया, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू मीन स्क्वायर स्पीड इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन जो होती है रिजल्टेंट का 1/3 होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3। इसकी डेरिवेशन नहीं चाहिए, डेरिवेशन मैंने कराई भी नहीं, आपको स्टेप्स मोटे मोटे बताए हैं सिर्फ। कहां से बात चली थी, यहां देखिए दोबारा, स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है, इस पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा बेटा, ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर आप इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हर डायमेंशन में 0 आएगी, क्योंकि जितना प्रेशर इधर है उतना प्रेशर इधर है, उतना प्रेशर नीचे उतना प्रेशर इधर है। तो जितनी एवरेज स्पीड इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स की, उतनी एवरेज स्पीड इस डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। एवरेज का सिंबल ये होता है, जब इनकी एवरेज लेंगे ना, एवरेज मीन वेलोसिटी, तो वो 0 आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देंगी। तो फिर हम क्या लेते हैं, इनकी मीन स्क्वायर लेते हैं। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हर वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये बन जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर इसको अंडर रूट ले लेंगे तो इसका नाम रख दिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वैसे मैंने नाम बताया आपको। फिर मैंने आपको बताया ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना, VRMS स्क्वायर, मैंने फिर आपको बताया इसकी वेलोसिटी के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी C है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट, जेड एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट। इन कॉम्पोनेंट्स में क्या रिलेशन होता है, वेक्टर की तरह ऐसे लिखेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम इन 3 डायमेंशन ये बन जाएगा, C² इज इक्वल टू VX² प्लस VY² प्लस VZ², ये आ जाएगा।
इसको मीन की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा मीन स्क्वायर रिजल्टेंट वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, और ये तीनों इक्वल होती हैं क्योंकि जितना प्रेशर सामने वाली दीवार पे उतना पीछे वाली एक्स एक्सिस के अलोंग भी उतना प्रेशर है, वाई एक्सिस के अलोंग भी उतना प्रेशर है, जेड एक्सिस के अलोंग भी उतना प्रेशर है। तो ये 1/3 आ जाती है रिजल्टेंट वेलोसिटी 3 टाइम्स, मतलब ये तीनों इक्वल है ना, ये तीनों Vx के इक्वल है। तो मैंने इसको भी Vx लिख दिया, इसको भी Vx लिख दिया, तो Vx प्लस Vx प्लस Vx 3Vx हो गया, तो Vx ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आप बोले V के ऊपर स्क्वायर क्यों आ रहा है, तो स्पीड के बढ़ने से डबल इफेक्ट होता है, नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा हो जाते हैं और फोर्स ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होता है। इसको रट्टा मारना है, डेरिवेशन ही चाहिए, इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी सी है, हमारे सिलेबस पे नहीं है, तो बस ये याद कर लें प्रेशर इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये बन गया, लेकिन अगर आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी की फॉर्म में लेके आना है तो ये बन जाएगा। सी क्या है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा हमने डिराइव कर लिया, ये डेरिवेशन नहीं आएगी सिलेबस में, बस आपको पता होना चाहिए टर्म्स क्या होती हैं। अब इससे अगली डेरिवेशन वो हमारे सिलेबस में, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। रेगुलर आया करें बेटा, आप तो आ ही नहीं रहे क्लास से, फायदा क्या। ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, टीचर को पढ़ाने में मज़ा आ रहा होता है, थोड़े बच्चे होते हैं तो वो मोटिवेशनल लेवल भी डाउन होता है। लाइव क्लास लिया करें इकट्ठे, नहीं तो मैं बस लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो मेरे लिए मसला नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।